Assalamu alaikum students, welcome to the biology class. Today we are going to discuss structure of nephron. Right? Okay, what is nephron? Basically excretory system में जो major organ है जिसके अंदर यूरिन प्रोडक्शन होती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के साथ कंसर्न है, दैट इज़ किडनीज़. और किडनीज़ का जो इंटर्न बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, जिसका काम क्या है, बेसिकली ब्लड की फिल्ट्रेशन करना, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना और यूरिन प्रोड्यूस करना, उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन. सो नेफ्रॉन बेस क्या हो गया, नेफ्रॉन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो कि किडनी का सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं. अच्छा, तो आज हम डिटेल से देखेंगे कि नेफ्रॉन जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किन किन कंपोनेंट्स पर नेफ्रॉन मुश्तमिल होता है. ओके, नाउ ह्यूमन किडनी की अगर बात की जाए तो ह्यूमंस के अंदर 2 किडनीज पाई जाती हैं, ठीक है, एंड ईच ह्यूमन किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो हैं वो हर किडनी के अंदर पाए जाते हैं. और ये 1 मिलियन नेफ्रॉन्स कैसे किडनी के अंदर एकोमुलेट होते हैं. किडनीज़ के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है किडनी का, उसमें मौजूद होते हैं पायरामिड्स, राइट, कॉनिकल स्ट्रक्चर्स. उन पायरामिड्स के अंदर ये 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. पायरामिड्स का मकसद ये है कि इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ नेफ्रॉन्स जो किडनीज़ में मौजूद हैं उनको इक्युमुलेट करने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं पायरामिड्स, दैट्स वाई दे आर फाउंड इन द किडनी. सो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन एंड ईच ह्यूमन किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स. ओके, So coming towards the structure of nephron, अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. वन इज़ कॉल्ड रेनल कॉर्पसल एंड द अनदर वन इज़ रेनल टिब्यूल. ठीक है, नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं, एक को रेनल कॉर्पसल कहा जाता है और दूसरे को रेनल टिब्यूल कहा जाता है. एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, ये जो आपके पास फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, नेफ्रॉन का, जिसमें कॉर्पस्कुलर पोर्शन है, कैप्सूल लाइक या कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, रेनल कॉर्पसल. और जो हमारे पास सारा बाकी टिब्यूलर नेटवर्क होता है नेफ्रॉन का, या जो टिब्यूलर या डक्ट सिस्टम होता है, ठीक है, नेफ्रॉन का, ये सारा, ये जो सेकंड पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेनल टिब्यूल. सो नेफ्रॉन इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, रेनल कॉर्पसल एंड रेनल टिब्यूल. जो पहला पोर्शन है जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेनल कॉर्पसल, और जो आपके पास सारा टिब्यूलर नेटवर्क होता है नेफ्रॉन का, दैट इज़ कॉल्ड एज रेनल टिब्यूल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, दैट इज़ रेनल कॉर्पसल. रेनल कॉर्पसल को कॉर्पसल इसलिए कहते हैं, कॉर्पसल का वर्ड कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होता है या कप लाइक स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होता है. तो क्योंकि नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट होता है दैट इज़ लाइक का कप शेप स्ट्रक्चर, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज कॉर्पसल. एंड रेनल का जो वर्ड है वो किडनी के लिए इस्तेमाल होता है. तो किडनीज़ के अंदर यानी नेफ्रॉन में जो हमारे पास ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेनल कॉर्पसल. अब रेनल कॉर्पसल के अगर देखें स्ट्रक्चर को तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक को कहा जाता है ग्लोमेरुलस और दूसरे को कहा जाता है बोमेन्स कैप्सूल. ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास फर्स्ट पोर्शन है, दिस इज़ रेनल कॉर्पसल, राइट, और इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं इंटर्न. ये जो आपको ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क नज़र आ रहा है, ठीक है, इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर, इस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है. और इस कैपिलरीज के गिर्द या ग्लोमेरुलस के गिर्द जो बाहर आपको कप शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल. सो रेनल कॉर्पसल इज कंसिस्टेड ऑफ 2 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस and Bowman capsule. Okay, now what is the function of corpuscle? Renal corpuscle का फंक्शन क्या होता है, ब्लड फिल्टरिंग यूनिट है नेफ्रॉन का. इनिशियली जो ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है वो कहाँ पे होती है, रेनल कॉर्पसल के अंदर होती है. Now let's see in detail what is glomerulus and Bowman's capsule. हमने अभी देखा कि रेनल कॉर्पसल के 2 हिस्से होते हैं, एक को ग्लोमेरुलस कहा जाता है, दूसरे को बोमेन कैप्सूल कहा जाता है. ग्लोमेरुलस क्या है, बेसिकली capillary tuft that receives its blood supply from an efferent arteriole of the renal circulation. कप शेप जो स्ट्रक्चर है रेनल कॉर्पसल का, उसके अंदर कैपिलरीज का टफ्ट यानी गुच्छा, टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा या नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, जिसको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है, एफेरेंट आर्ट्रियोल ऑफ द रेनल सर्कुलेशन से मिलती है. इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं. नाउ व्हाट इज़ एफेरेंट आर्ट्रियोल? एफेरेंट आर्ट्रियोल उस ब्लड ट्यूब को कहा जाता है जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर इंटर करती है. हमने पढ़ा था जब हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा था तो हमने उसके अंदर बात की थी कि किडनीज़ के अंदर रेनल आर्टरी जा रही होती है, तो वो आर्टरी जो होती है वो ब्रेक करती है किसके अंदर, आर्ट्रियोल के अंदर. वो आर्ट्रियोल ब्लड को कहाँ लेके जाती है, ग्लोमेरुलस में लेके जाती है. सो ब्लड ट्यूब जो ग्लोमेरुलस में इंटर करती है, जो ब्लड लेकर आती है ग्लोमेरुलस की तरफ फिल्ट्रेशन के लिए, इसको हम एफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं. और वो ब्लड ट्यूब जो कि ग्लोमेरुलस को लीव करती है, ठीक है, दैट लीव्स द ग्लोमेरुलस, राइट, that leaves the glomerulus, that is called as efferent arteriole, right. यानी कि efferent arteriole ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड लेकर आएगी और efferent arteriole फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड को क्या करेगी, ग्लोमेरुलस से बाहर लेके जाएगी. अच्छा, देन कम्स ग्लोमेरुलस के बाद हमारे पास बोमेन कैप्सूल आ जाता है. बोमेन कैप्सूल क्या चीज़ है, जो कप शेप स्ट्रक्चर होता है ग्लोमेरुलस के गिर्द,
इसको हम क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। और बोमेन कैप्सूल के वो सेल जो कि ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज को रैप करते हैं, यानी कि ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज के गिर्द जो बोमेन कैप्सूल के सेल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पोडोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, और इन पोडोसाइट्स का बेसिकली मकसद क्या होता है कि ये फिल्ट्रेशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं सो दैट ब्लड कैन पास फ्रॉम द कैपिलरीज टू द बोमेन्स कैप्सूल एंड देन गो इनटू द ट्यूब्यूलर या डक्ट सिस्टम ऑफ द नेफ्रॉन। ओके, अब फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा कि ये जो हमारे पास रेनल कॉर्पस्कल होता है इसका फंक्शन क्या है। ये इनिशियल ब्लड फिल्टरिंग यूनिट नेफ्रॉन का इनिशियल जो फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की वो कॉर्पस्कल के अंदर होती है। अब फिल्ट्रेशन होती कैसे, कैपिलरी जो एंडोथीलियम होती है, कैपिलरी की जो बेसिक मेम्ब्रेन है, लाइनिंग है, ठीक है, उसको हम एंडोथीलियम कहते हैं। उस एंडोथीलियम के अंदर क्या मौजूद होते हैं, पोर्स मौजूद होते हैं। कैपिलरीज आर पोरस स्ट्रक्चर्स, राइट्स। और जो पोडोसाइट्स होते हैं, पोडोसाइट्स रिमेंबर पोडोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ द बोमेन कैप्सूल जो कि कैपिलरीज के गिर्द, ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज के गिर्द रैप करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं। उन पोडोसाइट्स के बीच में गैप्स होते हैं। ठीक है, दीज पोडोसाइट्स आर लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज़ द ग्लोमेरुलस, ठीक है, और उसके गिर्द ये हमारे पास क्या है, बोमेन्स कैप्सूल है, राइट। तो इन कैपिलरीज के गिर्द क्या करते हैं, ये इस तरह से हमारे पास सेल्स जो हैं वो रैप आउट करते हैं जिनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। बेसिकली इनको पोडोसाइट्स कहा ही इस वजह से जाता है कि पोडो का वर्ड फुट के लिए इस्तेमाल होता है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है स्टार शेप या यूँ कहो फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब ये ऐसे एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो इनमें क्या प्रोड्यूस होती हैं, स्पेसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं इस तरह से। तो कैपिलरीज भी पोरस हैं, कैपिलरीज में से जब ब्लड निकलता है तो इन पोर्स में से गुजरता है, और जब पोर्स में से गुजरता है, ठीक है, तो फिर ये आता है कहाँ पे, इन स्पेसेस के अंदर जो कि पोडोसाइट्स के बीच में है और किसके बीच में है, कैपिलरीज के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ से जब ब्लड आ जाएगा किसके अंदर, बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। यानी कि ब्लड की फिल्ट्रेशन कैसे होती है, कैपिलरीज के अंदर पोर्स हैं, उन पोर्स में से ब्लड रिलीज आउट होगा, देन वो पोडोसाइट्स के बीच में जो गैप्स हैं वहाँ से गुजरेगा, देन विल पास इनटू द कैप्सूल के अंदर, बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी क्या कहते हैं, पोर्स इन द कैपिलरी एंडोथीलियम एंड द गैप इन बिटवीन पोडोसाइट्स आर क्वाइट लार्ज। कैपिलरीज के बीच में जो पोर्स हैं और जो गैप्स हैं पोडोसाइट्स के बीच में वो इतने लार्ज हैं कि दे मेक इट ईजी फॉर एनी सब्सटेंस डिजॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो भी चीज़ होगी वो वहाँ से क्या कर सकती है, टू गेट थ्रू फ्रॉम ब्लड इनटू द कैप्सूल, वो वहाँ से निकल कर कैप्सूल में, बोमेन कैप्सूल में इंटर हो जाती है। ठीक है, यानी कि ब्लड ग्लोमेरुलस से आया, पोर्स में से, कैपिलरीज की जो पोर्स में से रिलीज़ हुआ, पोडोसाइट्स के गैप्स में से होता हुआ ब्लड कहाँ पे आ गया, बोमेन कैप्सूल के अंदर आ गया, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ कि ब्लड की फिल्ट्रेशन हो गई है। ठीक है, सो दैट्स वाई वी से दैट it is the renal corpuscle is the initial blood filtering unit of the nephron. Let's explain it through the diagram. As you can see, we have this renal corpuscle, the very first part of the nephron. This is the tuft of capillaries which is called as glomerulus, and glomerulus is surrounded by a cup-shaped structure which is called as Bowman capsule, and there is an artery which is called renal artery which carries the blood towards the kidney. ठीक है, इस आर्टरी की ब्रांचेस निकलती हैं, ये स्मॉलर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है जिसको हम आर्ट्रियोल कहते हैं, और वो आर्ट्रियोल जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड लेकर आएगा इसको हम एफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, एंड द आर्टरी दैट लीव्स द ग्लोमेरुलस, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। ओके, नाउ वी हैव द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दैट इज़ कॉल्ड रेनल ट्यूब्यूल। इसको ट्यूब्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारा जो पोर्शन होता है सेकेंड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन ये ट्यूब लाइक होता है। सो ट्यूब्यूलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन इज़ कॉल्ड एज रेनल ट्यूब्यूल। इसको फिल्ट्रेट रिफाइनरी भी कहा जाता है क्योंकि ब्लड की जो अल्टीमेट फिल्ट्रेशन होनी है उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव होने हैं, यूरिन की फॉर्मेशन होनी है, और जो नेसेसरी चीज़ें हैं जो कि चाहिए, वाटर एंड सॉल्ट्स वगैरह, उनकी अब्जॉर्प्शन होनी है, वो सारी यहाँ पे होती है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज फिल्ट्रेट रिफाइनरी। ठीक है, अब रेनल ट्यूब्यूल के कंपोनेंट्स को अगर देखा जाए तो रेनल ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर में 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ डक्ट्स और ट्यूब्यूल्स। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, सेकंड इज़ लूप ऑफ हेनले, थर्ड इज़ डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, एंड द फोर्थ वन इज़ कलेक्टिंग डक्ट्स. Now let's see them one by one. First one is proximal convoluted tubule. What is proximal convoluted tubule? Proximal कहते हैं फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। convoluted इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स हुई होती हैं इसके अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा ये कॉइल्ड होती है ट्यूब, इसलिए हम इसको convoluted कहते हैं क्योंकि, और ट्यूब्यूल जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पहली डक्ट होती है ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन की, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। सो पोर्शन ऑफ डक्ट सिस्टम ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी विच लीड्स फ्रॉम बोमेन्स कैप्सूल टू द लूप ऑफ हेनले, यानी कि रेनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट या पहली डक्ट, ठीक है, जो कि बोमेन कैप्सूल से स्टार्ट होती है और लूप ऑफ हेनले तक जाती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं।
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लार्जेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, ठीक है जी। और अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है, यानी कि ये जो ट्यूब्यूल है ये किस चीज़ से बनी होती है, एपिथेलियल सेल्स से। और एपिथेलियल सेल्स के अंदर क्या मौजूद होता है, लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्यूब्यूल है, ठीक है। तो इस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग है ये एपिथेलियम है, इसकी एपिथेलियल सेल से बनी हुई है, ठीक है। अंदर जो है ये हमारे पास ऐसे मैटिंग हुई हुई होती है जिसको हम ब्रश बॉर्डर कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्या मौजूद होते हैं, माइक्रोविलाई मौजूद होते हैं। जैसे इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे विलाई मौजूद होते हैं, यहाँ पे भी माइक्रोविलाई मौजूद होते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन में भी विलाई और उनके अंदर माइक्रोविलाई, यहाँ पे भी माइक्रोविलस मौजूद होते हैं। अब वहाँ पे भी इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी विलाई होने का मकसद क्या है माइक्रोविलाई का, वो अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं अब्जॉर्प्शन के लिए। सिमिलरली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर भी ये ब्रश बॉर्डर होता है। ब्रश बॉर्डर से मुराद ये है कि जो बॉर्डर होता है एपिथेलियल सेल्स का, इस सारे को लाइन किया हुआ होता है माइक्रोविलाई ने, ये मौजूद होते हैं सारे ऐसे, तो इसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर। तो ये बेसिकली क्या करता है, सरफेस एरिया इन्हांस करता है ताकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस हो सके, ठीक है। सो इसका फंक्शन क्या होगा, इट इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। माइक्रोविलाई का मकसद ही अब्जॉर्प्शन करना होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये फूड की अब्जॉर्प्शन करता है, और यहाँ पे क्योंकि हमने वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो ब्लड प्लाज्मा से आई हैं फिल्टर होकर किसके अंदर, कैप्सूल और कैप्सूल से डक के अंदर, उनको हमने रीअब्जॉर्ब करना है। हमारी बॉडी, याद रखिएगा, कभी भी किसी चीज़ को जल्दी जल्दी जो कि ज़रूरी है हमारे लिए, अगर जब तक वो एक्सेस में ना हो या सरप्लस ना हो, हमारी बॉडी उसको रिलीज़ नहीं करती। तो उसकी जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो कहाँ पे होती है, मैक्सिमम 80% चीज़ों की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर हो जाती है, क्योंकि एक तो ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, सेकेंडली इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई। Okay, now what is the function of proximal convoluted tubule? Because of the presence of microvilli and the size of the proximal convoluted tubule, it is the tubular, its function is tubular reabsorption of filtrate. Basically जो filtrate की reabsorption होती है, जो filter होकर आया, filtrate क्या चीज़ है, बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस में से जो प्लाज्मा इंटर किया था, ब्लड प्लाज्मा या जो सब्सटेंसेस फ़िल्टर होके कैप्सूल में आए थे, ठीक है, उनको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। उस फिल्ट्रेट के अंदर अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लाइक वाटर है, सॉल्ट्स हैं, ठीक है, आइंस हैं, वाइटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को रीअब्जॉर्ब किया जाता है कहाँ पे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जनरल ट्यूब्यूल एंड दैट इज़ लूप ऑफ हेनले। इस लूप ऑफ हेनले, लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्यों लूप ऑफ हेनले कहते हैं, बिकॉज इट्स अ लूप लाइक स्ट्रक्चर। लूप का कैसा स्ट्रक्चर होता है, लूप इज़ लाइक अ यू शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे यू शेप होता है, इसलिए हम इसको लूप कहते हैं। और हेनले इसलिए कहते हैं, हेनले वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया था, तो उनके ऑनर में इसको क्या कहा जाता है, लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। ओके, नाउ व्हाट इज़ लूप ऑफ हेनले? इट इज़ बेसिकली द लॉन्ग यू शेप ट्यूब ऑफ द नेफ्रॉन इन किडनीज मेड्यूला। किडनीज़ के मेड्यूला में, यानी कि किडनी के जो हमारा इनर पार्ट होता है किडनी का, इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देखा था दो पार्ट्स हैं, एक कॉर्टेक्स और मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर जो लॉन्ग यू शेप ट्यूब होती है नेफ्रॉन की, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद, उसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इस लूप ऑफ हेनले की, बिकॉज इट्स अ लूप, राइट, इट्स अ यू शेप स्ट्रक्चर, तो इसकी दो लिम्स होती हैं, ठीक है। एक को कहा जाता है जो कि नीचे की तरफ आ रही होती है, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम, ठीक है। और ये जो ऊपर की तरफ जा रही होती है, इसको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग लिम, ठीक है। सो लूप ऑफ हेनले कंसिस्ट ऑफ टू लिम्स, वन ऑफ दैम इज डिसेंडिंग एंड द अदर वन इज असेंडिंग लिम। अब लूप ऑफ हेनले का फंक्शन क्या होता है? लूप ऑफ हेनले बेसिकली फिल्टर आउट करती है सॉल्ट्स को एंड मेंटेन द करेक्ट बैलेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी। ये वाटर एंड सॉल्ट्स की मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करती है, और जो अनवांटेड या एक्स्ट्रा सरप्लस जो सॉल्ट्स वगैरह होती हैं उनको बॉडी से क्या करती है, रिलीज आउट कराती है। ओके, सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि लूप ऑफ हेनले ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करती है, वाटर बैलेंस एंड सॉल्ट बैलेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन करती है, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम रिटेंशन ऑफ वाटर जो है वो की जाती है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है लूप ऑफ हेनले के अंदर। Then we have the third part of the nephron, tubular structure of the nephron or the renal tubule, that is called as distal convoluted tubule. Distal convoluted, distal कहते हैं लास्ट को, ठीक है, जो डिस्टल पोर्शन हो, लास्ट पोर्शन हो। convoluted अगेन फॉर कन्वर्जन से है, कॉइल पोर्शन होता है। ट्यूब्यूल जो है वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स के लिए इस्तेमाल होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो जो नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ये डक्ट सिस्टम है, उसकी जो लास्ट ट्यूब्यूल होती है
और हाईली कॉइल्ड पोर्शन होता है, इसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं. वी कैन डिफाइन इट एज मोस्ट डिस्टल एंड हाईली कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल? इट प्लेज रोल इन मूविंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द ब्लड इनटू द ट्यूब्यूल. बेसिकली ये क्या करता है, ब्लड से चीज़ों को मूव कराता है किसकी तरफ? ट्यूब्यूल्स की तरफ. यानी फॉर एग्जांपल आइंस हैं, कुछ बॉडी में आइंस होते हैं जो कि एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे हाइड्रोजन आइंस हो गए, ठीक है, इस तरह के जो आइंस हैं या ड्रग्स वगैरह हो गई, उनको बॉडी से रिमूव करना होता है. तो उसके लिए ब्लड में से चीज़ों को रिलीज़ किया जाता है कहाँ पे? ट्यूब्यूल के अंदर. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा चीज़ें हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाएं. इसके अंदर कौन सा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है नेफ्रॉन का? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. सो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या हो गया? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन करना. ओके, देन वी हैव द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन विच इज़ कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट्स. कलेक्टिंग डक्ट्स नाम से पता चल रहा है, दीज आर द डक्ट्स, these are the tubes which collect something, ठीक है. सो हम कहते हैं जी ईच डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लीड्स टू अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स. ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये जब जॉइन करती हैं तो आपके पास क्या बन जाती हैं? डक्ट्स बनती हैं, जिनको हम कलेक्टिंग डक्ट्स कहते हैं, ठीक है. और इनका जो फर्स्ट सेगमेंट होता है कलेक्टिंग डक्ट्स का, उसको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहा जाता है. यानी बहुत सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जब जुड़ेंगी तो आपके पास क्या बन जाएंगी? कलेक्टिंग डक्ट्स बन जाएंगी. अच्छा जी, अब ये कलेक्टिंग डक्ट स्टार्ट कहाँ से होती हैं? ये रनल कॉर्टेक्स से स्टार्ट होती हैं और जाके डीप इनटू द मेड्यूला एक्सटेंड करती हैं. कलेक्टिंग डक्ट्स का फंक्शन क्या होता है? ये कलेक्ट और डिलीवर करती हैं, यूरिन को कलेक्ट भी करती हैं एंड देन इसको रनल पेल्विस की तरफ डिलीवर भी करती हैं. Now let's understand it through the diagram. As you can see, this is the tubular portion of the nephron which is called as renal tubule. Okay, from the Bowman capsule arises a tube-like structure. First tube-like structure which is called as proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule leads to a U-shaped structure which is called as loop of Henle, and it consists of two limbs. One of them is descending limb, second one is called ascending limb. ये नीचे की तरफ आ रही होती है तो इसको हम descending limb कहते हैं, ये ऊपर की तरफ जा रही होती है तो इसको हम ascending limb कहते हैं. Then loop of Henle जो है उससे आपके पास थर्ड जो आपके पास डक्ट अराइज होती है दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है. डिस्टल पोर्शन है और कन्वोल्यूटेड पोर्शन है, कॉइल्ड पोर्शन है, इसलिए हम इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं. अब ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, इससे क्या होता है, यहाँ पे डक्ट्स अराइज होती हैं, ठीक है. डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लीड करती है कॉमन डक्ट के अंदर, जिनको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट्स कहते हैं. दिस इज़ कलेक्टिंग डक्ट. और इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या होती हैं? स्मॉल ट्यूब्यूल्स होती हैं विच आर कॉल्ड एज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जो कि डिफरेंट, यहाँ पे एक नेफ्रॉन होगा, यहाँ दूसरा नेफ्रॉन होगा और तीसरा उनकी डिस्टल ट्यूब्यूल्स के साथ क्या होंगी? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कनेक्टेड होंगी. यानी यहाँ से एक नेफ्रॉन की डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ रही होगी, वो यहाँ पे कनेक्ट होकर क्या बनाएगी? कॉमन कलेक्टिंग डक्ट. यहाँ से दूसरे नेफ्रॉन की, तीसरे की, चौथे की, इस तरह. तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कनेक्टेड हैं किसके साथ? ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ये कनेक्टेड है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के साथ, और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जब मिलती हैं तो क्या बना जाती हैं? कलेक्टिंग डक्ट्स बना देती हैं. अब अगर हम इनके फंक्शंस देखें तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का काम क्या है? जो यहाँ से फ़िल्टर होके आया है प्लाज्मा, फिल्ट्रेट आया है यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, उसकी रीअब्जॉर्प्शन जो करनी है, इनिशियल रीअब्जॉर्प्शन 80% जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर होगी. जो चीज़ें बच गई वो लूप ऑफ हेनले में आएंगी. यहाँ से मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन की जाती है ताकि वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन किया जा सके, ठीक है. एंड देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के गिर्द आपको ये ब्लड कैपिलरीज नज़र आ रही होंगी. इन ब्लड कैपिलरीज में से क्या किया जाता है? एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस को जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होते, उनको यहाँ से रिलीज़ किया जाता है इनटू दीज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहते हैं. सो दैट दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स गेट रिमूव आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है. तो इस डिस्टल ट्यूब्यूल का काम क्या हो गया? इसका काम हो गया ट्यूब्यूलर सिक्रीशन करना. एंड देन जो हमारे पास यहाँ तक फाइनली जब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक पहुँच गया, जो आपके पास बच गया फिल्ट्रेट, वो क्या हो कहलाएगा? अब जब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? यूरिन कहलाएगा. यूरिन इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट, राइट. ओके, सो कलेक्टिंग डक्ट्स का काम क्या है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से यूरिन को रिसीव करना, और यहाँ से फिर ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं जब ये मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं? पेल्विस बनाती हैं. और पेल्विस जो है वो फिर यूरिन को पास करेगा यूरिटर्स को, और किडनी से यूरिन आ जाएगी यूरिटर्स में, यूरिटर्स से ब्लैडर में, ब्लैडर से क्या होगी? रिलीज आउट हो जाएगी थ्रू यूरेथ्रा. So just to summarize, we have studied nephron. Nephron is a basic structural and functional unit of kidney, and nephron consists of two parts, renal corpuscle and renal tubule. The very first part, that is cup-like structure, it's called as renal corpuscle, and the second part of the nephron that
consists of ducts is called as renal tubule, right? And renal corpuscle in turn contains two parts, glomerulus and Bowman capsule. That tuft of capillaries which is present inside the cup-like structure is called as glomerulus. Glomerulus receives blood through efferent arteriole, and efferent arteriole leaves the glomerulus, right? Okay, then cup-shaped structure that surrounds the glomerulus is called as Bowman capsule. Bowman capsule से हमारे पास पहली डक्ट अराइज होती है और यहाँ से आगे जो है वो रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाती है. इस ट्यूब्यूलर सिस्टम का वेरी फर्स्ट पार्ट जो कि Bowman कैप्सूल से अराइज होता है, इस ट्यूब्यूल को हम प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं. प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल लीड्स टू अ यू शेप स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले then ends up into the distal convoluted tubule, and distal convoluted tubule leads to the collecting ducts through collecting tubules, and this all tubular network is surrounded by कैपिलरीज जो कि इफरेंट आर्ट्रियोल से अराइज हो रही हैं. ठीक है, ये कैपिलरीज क्या करती हैं, ये सारे रेनल ट्यूब्यूलर पोर्शन को सराउंड करती हैं. ठीक है, इन कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं. ठीक है, इन पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज का मकसद यही होता है. यहाँ पे देखें प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन होती है. रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगी, यहाँ इन ट्यूब्यूल्स में से जो एसेंशियल सब्सटेंसेस होंगे वो इन ब्लड वेसल्स के अंदर, इन कैपिलरीज के अंदर आ जाएंगे और वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे. और डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स में जो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होती है वो भी इन्हीं कैपिलरीज के ज़रिए से होती है. कैपिलरीज एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस को रिलीज़ कर देती हैं इनटू द distal convoluted tubule. So this was all about structure of nephron, right? I hope you understand it. See you in the next video with the next lecture with the next topic. Till then, take care. Allah Hafiz.